नमस्कार। स्वागत है आप सबका। बड़ी मज़ेदार घटना लेकर के आए हैं। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। मज़ा ना आए तो पैसे वापस कर देना, कोई समस्या वाली बात है भी नहीं। भारतीय राजनीति में उठापटक का दौर चल रहा है। इलेक्शंस आने वाले हैं, खोपड़ी पे हैं, तो उठापटक तो होनी ही है। दल बदलू नेता दल बदल रहे हैं और बिना दल बदलू अपने दल में रुके हुए अपने अपने दल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और सारे दल आपस में दलदल में जा रहे हैं। समस्याएं हैं, क्या कर सकते हैं। है आप सबका द रियल हीरोज़ सीरीज़ में आज हम इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और इस पार्ट में एक करंट का टच मिल गया है जो इस पार्ट को थोड़ा सा मज़ेदार बना देगा। करंट टच ये है कि काफ़ी साल से पढ़ते लिखते और लोगों से मिलते जुलते हमें ये पता ही नहीं चला आज तक कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है। कल एक अभिनेत्री जो अभी अभी नेत्री बनी है, उन्होंने आकर के टीवी चैनल में बताया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। भाई ऐसा हुआ कि हमारा सारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान, रटा रटाया ज्ञान, सुनी बातें, आप लोगों से जानी हुई बातें सब बेकार हो गई। हमें लगा ये तो क्या ही मामला है। हमें तो लग रहा था नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, पर पहले प्रधानमंत्री तो नेताजी निकले। बेहद आप खुद से भर लीजिए, खाली जगह है। बेहद क्या है ये। तो भाई आज के इस वीडियो में हम कंगना रनावत जी के बहुत बहुत आभारी हैं। आप सब भी आभारी होइए कि उन्होंने एक नया मुद्दा दिया। एक्चुअल में हम सोच रहे थे कि अगली सीरीज़ में किसके बारे में बात करी जाए, तो ये जो नया एक मुद्दा, नया चर्चा निकल के आई है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस एक जो मज़ेदार टिप्पणी बन के आई है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इस पर, पहला प्रधानमंत्री के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र जी को बताया जाना उनके विशद और बृहद ज्ञान को दर्शाता है। पर इसके साथ ही हम लोग एक चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। एक नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, अविस्मरणीय व्यक्तित्व, निसंदेह विराट व्यक्तित्व, जिनके बारे में कहने और सुनने में दिनों, सप्ताहों, महीनों कम पड़ जाएं। उन्होंने एक देश का सपना देखा और उस देश को बनाने में अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। और उस देश में कुछ ऐसे नेता आए आज के समय में, और कुछ क्या अधिकतर नेता आज के समय में तो ऐसे ही हैं, जिनके ज्ञान का स्तर आज उन्हीं नेताजी को प्रासंगिक बना दे रहा है। दुखद यह है कि वो ज्ञान का स्तर बेहद नीचा है।
मैं उसी भाषा में बात करूंगा आपसे। तो पैनल ने उनसे जर्मन भाषा में बात करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपना पूरा इंटरव्यू उन्होंने जर्मन भाषा में ही दिया। ICS की परीक्षा में चौथी रैंक उत्तीर्ण करने के बाद वो भारत आए, लेकिन उनका जन्म नौकरी करने के लिए नहीं हुआ था। वो अंग्रेज़ों के अंदर में रह करके नौकरी करने वाले व्यक्तित्व तो नहीं थे। इसीलिए 1920 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात 1921 में ही अगले ही वर्ष उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और कूद पड़े भारत की आज़ादी की लड़ाई में। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर विचार होना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के समय में जिस पद के लिए इतनी अधिक लोकप्रियता है, इतना युवा उसके पीछे है, उसे पाना चाहता है, उस समय उस पद की क्या गरिमा थी, क्या शक्ति थी, और उसे हाथ में लेने के बाद एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व जब उसे अपने हाथ से छोड़ देता है, फेंक देता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका व्यक्तित्व कितना विशाल, कितना बृहद होगा। अंग्रेजी में एक पंक्ति है, लाइफ इज स्ट्रगल। और सच में, वास्तव में जीवन संघर्ष ही है, और जीवन संघर्ष ही होना भी चाहिए, क्योंकि यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप जीवित नहीं हैं। आपका जीवन समाप्त हो चुका है। भले ही आपकी सांसें चल रही हैं, किंतु उसका वास्तविकता में कोई मतलब नहीं है। और इस पंक्ति को चरितार्थ किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। उनके संपूर्ण जीवन, सारा जीवन संघर्षों से भरा रहा, और ये भरा नहीं रहा बल्कि उन्होंने खुद से चयन किया संघर्षों का। अपनी भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया। अपने संघर्षपूर्ण रवैये और बेबाक नज़रिए की वजह से वो किसी भी मुद्दे पर जिस पे उनकी वैचारिक की नहीं मिलती थी, वो किसी से भी टकराने में पीछे नहीं हटते थे। इसका एक उदाहरण पहले मिलता है 1928 में, जब मोतीलाल नेहरू द्वारा संपादित एक रिपोर्ट जिसमें भारत को डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा देने की बात कही गई थी। नेहरू जी के इस रिपोर्ट के पक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी नहीं थे, और उनके साथ ही खड़े थे स्वयं नेहरू जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू। तो इन दोनों लोगों ने उस रिपोर्ट का भरपूर विरोध किया, और उसके विरोध में जाकर के 1930 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। उनका इस बेबाकीपूर्ण तरीके से किसी से भी टकरा जाने का एक और वाक्य निकल करके सामने आता है 1938-1939 में। 1938 में जब हरिपुरा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दिखाई दिए सुभाष चंद्र बोस जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाए हुए 1939 में जब त्रिपुरी में कांग्रेस का पुनः सम्मेलन हुआ, तो उसमें फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में पुनः निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। किंतु इस बार गांधी जी, जो कि वैचारिक मतभेद रखते थे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में, उन्होंने अपना एक प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया जी के रूप में उनके सम्मुख खड़ा कर दिया। किंतु 1938-1939 तक आते आते सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व इतना विराट हो चुका था, वो इतने अधिक प्रसिद्ध हो चुके थे, लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के कैंडिडेट थे, किंतु उसके बाद भी वो सुभाष चंद्र बोस से उस चुनाव में हार जाते हैं। लेकिन गांधी जी इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में मिल करके काम करने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से दबाव में दबाव बना करके सुभाष चंद्र बोस जी से उस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा ले लिया जाता है, और वो भी ऐसे माहौल में काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, और उन्होंने जो उस पद से इस्तीफा दे दिया, और फिर आगे निकल करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था का स्वतः निर्माण किया। लड़ते टकराते फिर लड़ते, क्रांति के पथ पर आगे बढ़ते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1940 तक
लगभग 11 बार जेल की यात्रा कर चुके थे। किंतु 1940 में जब उन्हें जेल में ले जाया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। किंतु यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था और उनकी छवि, उनकी ख्याति वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी थी। और एक लंबे भूख हड़ताल के बाद जब उनका स्वास्थ्य अधिक गिरने लगा, तो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने उन्हें एम्बुलेंस से घर भिजवा करके घर में ही नज़रबंद कर दिया। गांधी जी से अहिंसा की बात पर मतभेद रखने वाले सुभाष चंद्र बोस जी 1940 और 41 तक ये समझ चुके थे कि इन मार्गों से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, और उन्हें इस बात का भी पूर्ण एहसास हो गया था कि स्वतंत्रता के लिए उन्हें वैश्विक स्तर पर सहयोग लेने की आवश्यकता है। तो 1941 में जब उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, तो वो पठान के वेश में अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकते हुए अपने देश और अपने घर को छोड़ करके भारत माता को आज़ाद कराने के एक नए सफ़र पर निकल पड़े। 17 जनवरी 1941 वो तिथि थी जब एक पठान के वेश में वो अंग्रेजी एजेंटों की आंख में धूल झोंकते हुए पेशावर अफगानिस्तान के रास्ते रसिया पहुंचे। भारत की स्वतंत्रता के लिए रसिया का सहयोग प्राप्त करने के लिए। पर तब तक रसिया द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ शामिल हो चुका था, जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि रसिया इस युद्ध में, इस लड़ाई में भारत का साथ देने वाला नहीं है। इसी वजह को जानते हुए वो रसिया से सीधे जर्मनी चले गए और वहाँ
आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर उन्हें इतनी अधिक ख्याति मिली, वो इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि जिसकी कोई सानी नहीं। वह समय स्वस्थ राजनीति का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ वातावरण का था। इसी वजह से महात्मा गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी वैचारिक मनभेद नहीं था, और इसी वजह से अपनी विशाल हृदयता को प्रदर्शित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून से जब रेडियो प्रसारण में बात की तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से भारत की स्वतंत्रता के लिए आशीर्वाद मांगा और अपनी लड़ाई को आगे जारी रखा। जुझारू, कर्मठ और साहसी नेताजी अनेक फ्रंट्स पर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी सेना ब्रिटिश सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन इसी समय 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिराए जाने की वजह से जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, और इस घटना से सुभाष चंद्र जी बोस को बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि जापान के पीछे हट जाने की वजह से उनकी जो सपोर्ट सिस्टम था वो खत्म हो गया था। इसी वजह से भारतीय सेना को, आज़ाद हिंद फौज की सेना को ब्रिटिश आर्मी के समक्ष पीछे हटना पड़ा, और इस प्रक्रम में बहुत से सैनिकों को बंदी भी बनाया गया। उस विराट व्यक्तित्व की मौत आज भी एक रहस्य है। उनकी मृत्यु के विषय में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक विमान दुर्घटना में मारे गए, लेकिन और कुछ लोगों का यह मानना है कि वो मारे नहीं गए और वहाँ से बच के निकल गए, और बाद में कई अन्य नामों से भारत में वो रहें। जापान में 18 अगस्त को उनके शहीद दिवस के रूप में बहुत ही भाव से मनाया जाता है, किंतु फिर भी उनकी मृत्यु पर एक पर्दा हमेशा से पड़ा हुआ है। इस विषय में उनके मौत से रहस्य को उजागर करने के लिए, उनसे जुड़े हुए जो कागजात हैं उनको सार्वजनिक करने के लिए कई उच्च न्यायालयों में कई सारी जनहित याचिकाएं डाली गईं, लेकिन कई सारे प्रयासों के बावजूद भी आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य ही है। पर ऐसे सूरमा, ऐसे देशभक्त, ऐसे वीर, ऐसे सपूत मरा नहीं करते। वो लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं, वो अमर होते हैं, और ऐसे ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी अमर हैं। वो ना मरे थे और ना मरे हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे सपूतों की, ऐसे महापुरुषों की मृत्यु होती ही नहीं, और ये राष्ट्र उनके समक्ष, उनके सम्मुख सत सत नमन करता रहेगा। उनकी जयंती को 23 जनवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया, और ऐसा किया जाना वास्तव में बहुत ही आवश्यक, प्रासंगिक और स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि यदि हम उनके जीवन को पराक्रम से भरा हुआ नहीं मानेंगे तो फिर किसके जीवन को मानेंगे? उन्होंने अपने जीवन में जो अकल्पनीय पराक्रम दिखाया है, मतलब कि पराक्रम दिवस वास्तव में उनके जीवन पर पूर्ण रूप से उचित और यथार्थ प्रतीत होता है। तो ये राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा, और हम इस संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से उनको शत शत नमन करते हैं।